इससे पहले कि आप कहें कि मैं एक और इंडस्ट्री वॉइस लेना चाहूंगा, मिस्टर शिवा, आप सबसे भी मैं जानना चाहूंगी इंडस्ट्री वॉइस में कि क्या वास्तव में इतना मुश्किल होता है एसएमईज के लिए कि आईपीआर जैसे इश्यू को एकदम आखिरी प्रायोरिटी पे इसको रख दिया जाता है? आपको नहीं लगता कि ये समय अब आ चुका है कि जो बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी उसको उठा के टॉप प्रायोरिटी बनाया जाए? The first and the foremost, one of the things that FKCCI does is, first, SME has to improve the technology so that we can compete it globally. The whole issue that we are facing and we have come across is that people are not educated, they are not aware of this IPR, first of all. That education has to be done. That is what we are doing that right now. We are having so many seminars also we are conducting all over the state. That one thing is what I wanted to bring it to your notice. Okay. लक्ष्मण, कृष्ण ने जो बताया था उसको सप्लीमेंट में ये बोलना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जितने भी हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में बहुत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं, लेकिन जितने भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है अभी धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं, जो भी मतलब कि which are well functioning and very active ones, ये आईपीआर एजुकेशन जो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए अभी प्रोवाइड करना शुरू किया है। इनफैक्ट मैंने देखा है कुछ चैम्बर्स ने दे हैव गॉन अहेड एंड इवन एम्पैनल्ड सम लायर्स, सम टेक्निकल एक्सपर्ट्स, some people who can really guide on filing up IPR forms like Madam Bindu and all. People like that, they always empanel them and also create awareness among SMEs. So, उसमें दिक्कत क्या है? करेक्ट मी बिंदु इफ यू रॉन्ग, 7 बरस लगता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अवरोध होता है, एंड रजिस्ट्रेशन किया तो इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया। लेट्स टेक द रिएक्शन। आपकी बात सही है बिल्कुल। अगर आप इंडिया में अगर आपको पेटेंट ग्रांट हुआ है तो वो सिर्फ इंडिया में वैलिड है, और यूएस में कोई आपकी परमिशन के बिना उसको यूज कर सकता है। और वैसे भी पेटेंट गिव्स यू नेगेटिव राइट्स। जब आपको पेटेंट मिलता है तो लॉ ये नहीं कहता कि अब आप अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉ ये कहता है कि अब आप थर्ड पार्टीज को प्रिवेंट कर सकते हैं आपकी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेलफोन में एक डिस्प्ले के लिए मेरे को पेटेंट मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेलफोन मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ, बिकॉज और कई फीचर्स होंगे सेलफोन एज अ प्रोडक्ट में जो कि बाकी कंपनीज ने पेटेंट किए होंगे, तो वो भी मुझे चेक करना जरूरी है व्हेन आई मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट की बाकी टेक्नोलॉजीज किस किस ने प्रोटेक्ट की हुई हैं। और इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन हुई है किसी भी फॉर्म ऑफ आईपी की एक्सेप्ट कॉपीराइट, वो सिर्फ इंडिया में वैलिड है। यूएस में मैन्युफैक्चर हो सकती है, अगर आपको राइट्स यूएस में चाहिए तो आपको सेपरेटली फाइल करना पड़ता है। लेकिन इवन इफ टेक्नोलॉजी इज मैन्युफैक्चर्ड इन यूएस, नोबडी कैन इम्पोर्ट इट इन इंडिया बिकॉज यू हैव प्रोटेक्शन इन इंडिया। पेटेंट तो ठीक है, एक लंबा प्रोसेस है उसको छोड़े, और हर कोई जरूरी निकल को अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं आते ही कोई नया पेटेंट फाइल करूं, नया इन्वेंशन करूं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। डे टू डे लाइफ में हम, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे फैमिली से कि उन्होंने 20 साल से नाम इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन खाली अपना नहीं कराया, उस ट्रेडमार्क को आज कोई और यूज कर रहा है। दिल्ली में आप देखिए तो हर दिल्ली के हर दूसरे नुक्कड़ में, हर दूसरे कोने में आपको यू विल फाइंड अग्रवाल स्वीट, और इसी तरीके से कई ऐसा है। तो ऐसे में डे टू डे लाइफ में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, डे टू डे लाइफ में जब हम जब बिजनेस करते हैं तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको कि हमें इमीडिएटली प्रोटेक्ट कर लेनी चाहिए? जैसे ही आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क पहले रजिस्टर होना चाहिए, और जैसे ही आप ट्रेडमार्क यूज करना शुरू करते हैं तो ट्रेडमार्क वर्ड जो भी आपका मार्क है उसके ऊपर टीएम लिखना बहुत जरूरी है। टीएम इज अ लीगल नोटिस कि ये ट्रेडमार्क है। तो जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता रजिस्ट्री से, टीएम यूज करें, और जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है आप आर यूज करें। जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हैं तो उसमें आप कॉपीराइट का नोटिस जरूर डालें, क्योंकि कॉपीराइट नोटिस कैन बी पुट इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन। आपने इतने सारे एसोसिएशन को, इतने सारे चैम्बर्स को आपने रिप्रेजेंट किया है, क्या कभी इस तरीके का इनिशिएटिव आपने कभी देखा हो कि आपके एसोसिएशन में से अगर मान लीजिए 4000 मेंबर्स, उसमें से कुछ बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका आपको लगता है कि हाँ इनकी ये टेक्नोलॉजी है जिसको कि इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, या इनका ये प्रोसेस है इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या चैम्बर लेवल पर भी उनको मदद दी जाती है या कभी दी गई है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि अपना कर्नाटका गवर्नमेंट में ही है KCTU, Karnataka Council for Technical Upgradation. These people are helping registration for IPR. Okay. No doubt about it, because this is actually a organization formed by associations and the government of Karnataka. The Karnataka Council for Technology Upgradation. So these people help for registering IPR. But here the problem again is, say, now for example, develop the product. You may take 5 years, 6 years.
then it takes 7 years for registration, and you get the registration for 20 years. So, where is the way? So 20 years में वो बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, उसके साथ बॉर्डर भी मर जाएगा. लॉज कमजोर है, वो मानते हैं. लेकिन whereas in America, why it is happening is they take within 1 year you get the registration, IP registration. Trademark is different, IP is different. Trademark is within 1 year you get it, no doubt about it. But what you are talking about is IPR. Intellectual property registration takes 7 years and is valid for 20 years. So that should change. Where 20 years globally done. Okay, Rajiv is smiling. Within 1 year you should get the registration. Yeah, Rajiv. मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर 2,60,00,000 SMEs हैं और अगर वाकई हम अपने अच्छी इनोवेशंस को पेटेंट कराने लगे तो हो सकता है 7 की जगह 70 साल भी लगें. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने इंटेलेक्ट को या अपने इनोवेशन को पेटेंट नहीं करेंगे. लॉज में सरलीकरण हो सकता है, वो रिप्रेजेंटेशन जा सकती है. 7 वर्ष के समय को 7 महीने में कैसे लाएं, वो पॉलिसी मेकर से बातचीत की जा सकती है. बट एसएमईज मस्ट बी अवेयर, प्रोटेक्ट योर नॉलेज. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पीयूष जी, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि किसी और ने ट्रेडमार्क यूज किया. ऐसे बहुत इंस्टेंसेज हैं कि जब हमारी एसएमईज अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही हैं किसी फॉरेन कंट्री के एग्जीबिशन में, और वहां पर उन्हें प्रॉब्लम हो गया, उन्हें वहां की अथॉरिटीज ने पकड़ लिया कि ये हमारे कंट्री में पेटेंट फाइल है और आप इसको कैसे बेच रहे हैं, एंड इट बिकेम अ मेजर इशू. सो माय पॉइंट इज कि एसएमईज के लिए अवेयरनेस दोनों तरफ से, अपनी प्रोटेक्शन भी करिए, लेकिन आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो नाम यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट डिजाइन यूज कर रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं, और स्पेशली जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो प्लीज चेक करिए उसके पेटेंट्स. और वो भी जब इस तरीके के कोई वायलेशन होते हैं तो व्हाट आर द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ सच काइंड ऑफ वायलेशन? लीगल इम्प्लीकेशन देखिए, जो जिसके पास आईपी है उसको खुद ही अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का ओनर है तो उसको पहले खुद अटेंटिव होने की जरूरत होती है. उसको पता चलना चाहिए कि इन्फ्रिंजमेंट कहाँ पे हो रही है. काफी कंपनीज हैं जो पेटेंट वॉच करती हैं या लीगल वॉच करती हैं, ईगल वॉच भी कहते हैं उसको. तो आपको बताएंगी वो कि कहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हो रही है. सेम प्रोडक्ट कोई और कंपनी बना रही है, देन यू कैन ऑलवेज कंपेयर दैट प्रोडक्ट विद योर प्रोडक्ट. अगर इन्फ्रिंजमेंट है तो फर्दर एक्शन लिया जा सकता है. एंड आई मीन टिपिकली द वे पीपल अप्रोच इज, एक लीगल नोटिस भेजा जाता है जिसके तहत कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए जाना चाहे, देन यू ऑलवेज हैव अ लीगल प्रोसीजर. पेटेंट चैलेंज हो सकता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली व्हिच कैन बी डन. एडिशन इज लक्ष्मण, आई एम जस्ट कमिंग. लक्ष्मण ने भी थोड़ी देर बताया था कि थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया था कि जो फैमिली नॉलेज है ये बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलती है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मैंने कोई छोटी सी कंपनी शुरू की और कुछ यूनिक सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हूं या कुछ यूनिक प्रोडक्ट है, कुछ दिन बाद मेरे, जैसे मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया, मेरे यहाँ का कोई एम्प्लॉय निकला या किसी और ने सेम उसी बिजनेस को, सेम मेरी नॉलेज को आगे ले जाके वो उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया. क्या इस तरीके की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी, तमाम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं, क्या उसको भी प्रोटेक्ट करने का प्रोविजन है आईपीआर रूल्स में? ट्रेडिशनल नॉलेज रजिस्टर तो नहीं हो सकती, क्योंकि रजिस्टर करने का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को उसके राइट्स दे रहे हैं. तो ट्रेडिशनल नॉलेज रजिस्टर नहीं हो सकती. वो ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंट करनी जरूरी होती है ताकि कोई थर्ड पार्टी उस पर राइट्स न क्लेम करे. जैसे जो बासमती या हल्दी के केसेस हुए हैं, टर्मरिक का टिपिकली केस हुआ है, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि टर्मरिक की जो भी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज थी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं थी किसी प्रॉपर फॉर्म में. तो जब यूएस में पेटेंट एप्लीकेशन गई, एग्जामिन की गई, तो वो सर्च नहीं कर पाए उसको. तो ट्रेडिशनल नॉलेज रजिस्टर तो नहीं हो सकती, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंट करनी बहुत जरूरी है, सो दैट यू प्रिवेंट थर्ड पार्टीज फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग इट. पीयूष जी, इसमें दिक्कत इधर आ रही है, ये जो भी पेटेंटिंग है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं लाया गया है. जो भी पीसीटी के थ्रू लोग फाइल करते हैं, मतलब कि आप इंडिया में फाइल करेंगे तो आपको इंडिया में ही मतलब कि प्रोटेक्शन मिलेगा, बट वर्ल्ड वाइड नहीं मिलेगा. आप जितने कंट्रीज में आप मतलब कि पेटेंट लेना चाहते हैं उतनी कंट्रीज के लिए अलग अलग से फीस पे करना होता है, उनकी प्रोसेसेस फाइल करनी होती है. इसमें स्टैंडर्डाइजेशन लाने की बहुत जरूरत है. इनफैक्ट नेशनल इनोवेशन काउंसिल ने बहुत बार, इवन सैम पिट्रोडा जी ने भी बोलते रहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन, वाइपो आने का बाद जो है, ये 180 कंट्रीज जो भी वाइपो के मेंबर्स हैं, इनमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये कंट्री में कहीं रजिस्टर किया तो वो 180 मेंबर कंट्रीज को लागू होने चाहिए. ऐसी चीज आएगा तो काफी कुछ इस मदद हो सकती है. Sure, sir. Where we are lacking actually, is it the rules, regulation, the law, or the awareness? First is law, sir. Second is awareness. Second is third point is that the funding part. Funding, okay.
These are the three issues that we have to address immediately.